Hello students, so in this lecture we are going to talk about the connective tissue. So जब अपन ने चार्ट बनाया था तब कनेक्टिव टिश्यूज में काफ़ी सारी कैटेगरीज लिखी थी। आई होप आपको चार्ट अच्छे से याद है। ठीक है, तो आज कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में बात करते हैं। तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, बोन एक कनेक्टिव टिश्यू है। अभी नाम में ही पता चल जाता है कि कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट कर रहा है। इट इज कनेक्टिंग डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, कनेक्टिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी विद ईच अदर। इसलिए इसको क्या नाम दिया है? कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, जैसे ब्लड है, ब्लड आपकी पूरी बॉडी में फ्लो कर रहा है, पूरी बॉडी को कनेक्ट कर रहा है। सो ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट इट। कनेक्टिव टिश्यू। सो से आप जब भी कोई भी थ्योरी या कोई भी आंसर लिखते हो ना, तो मेक श्योर करो कि आप कीवर्ड्स लिखो। आप बड़ी बड़ी डिटेल्स लिखोगे, आप अपनी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करोगे, आपको पूरा टॉपिक अच्छे से आता है, आप अपनी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करोगे, उससे आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। मार्क्स आपको कब मिलेंगे? जब आप कीवर्ड्स लिखोगे। ठीक है, अगर आप 2 पेज का भी आंसर लिखो और उसमें कीवर्ड्स नहीं है तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला। आप अपनी लैंग्वेज में अगर समझा रहे हो तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने कीवर्ड्स नहीं लिखे। तो मेक श्योर करो कि आप जब भी आपकी टेक्स्ट बुक को रीड करो या जब भी आप लेक्चर देख रहे हो तो मैं कीवर्ड्स लिखता हूँ, तो इन कीवर्ड्स को आपकी थ्योरी में लिखना है, आपकी आंसर शीट में लिखना है जब भी आप एग्जाम दो। This is going to be helpful in scoring good marks. In every subject, do the same thing. Write down the keywords. Okay, so it is specialized to connect various बॉडी पार्ट्स को। ठीक है, अभी ये जो टिश्यूज की सबसे अच्छी बात क्या है कि अपनी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। इफ यू टॉक अबाउट ब्लड, आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। इफ यू टॉक अबाउट बोन, आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। इफ यू टॉक अबाउट कार्टिलेज, आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। इफ यू टॉक अबाउट फैट, आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। न्यूरॉन्स आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। तो अपनी बॉडी की स्टडी आप कर रहे हो, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आपकी बॉडी को जानने मिल रहा है, एबल टू नो योर बॉडी कि आपकी बॉडी में क्या क्या कंपोनेंट्स है, क्या क्या टिश्यू क्या काम कर रहा है। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। तो आप अच्छे से ध्यान से पढ़ो, क्योंकि खुद के बारे में पढ़ रहे हो, खुद की बॉडी के बारे में पढ़ रहे हो। ठीक है, सो कनेक्टिव टिश्यू इट स्पेशलाइज टू कनेक्ट वेरियस बॉडी पार्ट्स। ठीक है, या फिर आई कैन पुट इट एज वेरियस बॉडी ऑर्गन्स विथ ईच अदर। अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इट कनेक्ट्स वेरियस बॉडी ऑर्गन्स with each other. ठीक है, सेकंड पॉइंट, एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल में लिखूंगा, एग्जाम्पल में लिखेंगे इट कनेक्ट्स 2 or more bones to each other। मतलब बोन टू बोन का कनेक्शन है। ठीक है, फिर बोन्स टू ईच अदर, मसल टू बोन्स आप बोल सकते हो। ठीक है, सो दिस आर सम ऑफ द बेसिक जो मैंने एग्जांपल लिख रखा है। नाउ व्हाट एल्स इट डज, इट गिव्स support to various body parts। अपने बॉडी पार्ट्स को सपोर्ट देने का काम करेगा। ठीक है, अब जो सेल्स इन कनेक्टिव टिश्यू को बनाते हैं, उन सेल्स का क्या अरेंजमेंट है, तो लिखते हैं द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली पैक्ड। सेल्स आर loosely packed, ठीक है, एंड लिविंग, ये आपको याद रखना है, लिविंग सेल्स होते हैं। ठीक है, cells are loosely packed and they are living cells and they are embedded in a matrix।
and are embedded in an intercellular matrix. In an intercellular matrix that may be either jelly-like, that may be either jelly-like और फ्लूइडिक. ठीक है, जेली लाइक हो सकता है, फ्लूइडिक हो सकता है, डेंस हो सकता है, या फिर इट कुड बी और रिजिड इन नेचर. क्या हो सकता है? रिजिड इन नेचर हो सकता है. ठीक है, अब व्हाट इज दिस मैट्रिक्स? मैंने यहाँ पे टर्म यूज किया मैट्रिक्स. ठीक है, तो जैसे कि ब्लड की अगर बात करते हैं तो ब्लड के पास ब्लड इज मेड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. आरबीसीज है, डब्ल्यूबीसीज है, ओके, दे आर प्लेटलेट्स प्रेजेंट. तो ये जो सेल्स है ये जिस कंपोनेंट के अंदर प्रेजेंट है, जैसे आप सेल पढ़ते हो तो सेल में आप बोलते हो कि यार माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, ओके, गोल्गी बॉडीज है, राइबोसोम है, ये सब चीजें कहाँ प्रेजेंट है? तो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है. All these components are present in the cytoplasm. So cytoplasm is working as a matrix जहाँ पे ये components present है. तो जो इनके cells होते हैं connective tissues के, वो क्या होते हैं? They are loosely packed and living, और वो एक matrix के अंदर होते हैं. ठीक है, the base part. Okay, matrix can be termed as the base part. ठीक है, so ये जो matrix होता है it could be jelly-like, or it could be fluidic, or it could be dense, or it could be rigid in nature. तो depending on what कनेक्टिव टिश्यू वी आर टॉकिंग, तो जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स का नेचर चेंज होता रहेगा. जेली लाइक हो सकता है, फ्लूइडिक हो सकता है, डेंस हो सकता है, रिजिड हो सकता है. ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, सो अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो लेट्स टेक एन एग्जांपल. अपन एक बकेट लेते हैं, उस बकेट के अंदर मैं पानी भरता हूँ. ठीक है, और उसमें आप बॉल डाल दो, बकेट के अंदर टम्बलर डाल दो, कोई टॉयज डाल दो. तो आपके टॉयज है, बॉल है, टम्बलर है, वो सब क्या कर रहे हैं? पानी के अंदर फ्लोट कर रहे हैं. ठीक है, तो पानी के अंदर फ्लोट करे तो पानी क्या हो गया? लेकिन इसमें पानी इज वर्किंग एज अ मैट्रिक्स जिसके अंदर सब कंपोनेंट्स प्रेजेंट है. तो यारे केस में द मैट्रिक्स इज फ्लूइडिक, द मैट्रिक्स इज फ्लूइडिक. ठीक है, क्लियर है? ओके, नाउ और क्या लिखे? The nature of matrix depends on the functioning of the connective tissue. आप अब लिख देते हैं, the nature of matrix depends on function of fluid. The nature of matrix depends on the function of, not the fluid, but the function of the connective tissue. सिंपल है. तो आप द बेस थिंग इज क्लियर, आपको समझ में आ गया. ठीक है, तो मैट्रिक्स वो पार्ट होता है जिसके अंदर बाकी के सेल्स प्रेजेंट हो गए. ठीक है, ब्लड के केस में जो ब्लड का मैट्रिक्स है वो फ्लूइडिक है बिकॉज ब्लड फ्लो करता है. बोन के केस में द मैट्रिक्स इज नॉट फ्लूइड, द मैट्रिक्स इज हार्ड, उसके अंदर सेल्स एम्बेडेड है. मतलब मैट्रिक्स इज द बेस पार्ट जहां पे सेल्स प्रेजेंट हो. ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंट कनेक्टिव टिश्यूज. तो मैंने आपको बेसिक बात बता दी है, सेल्स आर लूजली पैक्ड एंड आर लिविंग. ठीक है, मैट्रिक्स डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन चेंज होता रहेगा. ठीक है, और कनेक्टिव टिश्यू नाम क्यों दिया है? क्योंकि वो कनेक्ट करते हैं ना, दे कनेक्टेड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, बोन टू बोन, बोन टू मसल. ठीक है, सो फर्स्ट जो अपन देख लेते हैं दैट इज ब्लड. So it's a fluidic connective tissue. ब्लड की अगर बात करें तो it's a fluidic connective tissue. ठीक है, तो it is a fluidic connective tissue. ठीक है, दूसरी चीज आप क्या लिख सकते हो कि it links different parts of the body
एंड हेल्प्स इन मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ द बॉडी. इट लिंक्स, क्योंकि ब्लड पूरी बॉडी में फ्लो करता है, तो लिखेंगे लिंक्स various parts of body and forms continuity of body, है ना. बिकॉज ऑफ योर ब्लड फ्लोइंग इन द होल बॉडी, तो आपकी बॉडी में कंटिन्यूएशन होता है, ठीक है. क्योंकि ब्लड अगर बात करें ट्रांसपोर्ट करता है, चीजों को लेके जाता है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है. तीसरा पॉइंट क्या डाल सकते हैं, इट का, अच्छा मैंने भी बोला कि जो मैट्रिक्स है वो कौन सा होगा, कंटेन्स फ्लूइड मैट्रिक्स, ठीक है, कंटेन्स फ्लूइड मैट्रिक्स. और इसके मैट्रिक्स का नाम क्या है, द मैट्रिक्स ऑफ द ब्लड इज नोन एज प्लाज्मा. The matrix of the blood is known as plasma. और इस प्लाज्मा के अंदर क्या हो गया, डिफरेंट सेल कंपोनेंट्स हो गए. तो मैं लिखता हूं प्लाज्मा कंटेन्स cells. Various cell such as red blood cell RBC कहा जाता है. Then we have white blood cell जिसे WBC कहा जाता है, ठीक है. And we have प्लेटलेट्स. और क्या चीज है, प्लेटलेट्स. दिस आर द थ्री मेन कंपोनेंट्स. प्लेटलेट्स आपके ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है. आपको पता होगा जब आपको लग जाती है तो वो धीरे धीरे वुंड जब हील होता है तो एक ब्राउनिश कलर का लेयर बनता है. दैट ब्राउनिश लेयर इज फॉर्म्ड बाय द प्लेटलेट्स, ठीक है. तो जो ब्लड का मैट्रिक्स है उसका नाम प्लाज्मा है, ओके. और उस प्लाज्मा के अंदर क्या है, उस प्लाज्मा के अंदर काफी सारे सेल्स हैं. सो इट कंटेन्स रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड द प्लेटलेट्स, ठीक है. ये मेन कंपोनेंट्स है. अपार्ट फ्रॉम दिस मेन कंपोनेंट्स, प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन्स proteins, salts and hormones. ठीक है. सो ये मैंने प्लाज्मा की कंपोनेंट्स लिख दिए कि यार उसके पास आरबीसी है, उसके पास डब्ल्यूबीसी है, उसके पास प्लेटलेट्स है, और इन तीनों के अलावा भी देयर इज प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, सॉल्ट्स एंड हार्मोन्स. ठीक है, सिंपल एंड इजी. नाउ व्हाट फंक्शन इज ब्लड परफॉर्मिंग? ठीक है, मैं यहाँ पे एक और टर्म बोलता हूँ, दिस आर नोन एज एरिथ्रोसाइट्स. ठीक है, इनको लिम्फोसाइट्स भी कहा जाता है, दे आर आल्सो टर्म्ड एज लिम्फोसाइट्स. ठीक है. नाउ व्हाट इज अ फंक्शन? तो ब्लड का जो फंक्शन है दैट इज टू ट्रांसपोर्ट गैसेस, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट, transports nutrients, gases, hormones and vitamins to various tissue.
ठीक है। तो आपकी बॉडी में जितना भी टिश्यू है, आपने अभी तक देखा, उन टिश्यू को ट्रांसपोर्ट करना, खाना, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करना, उनको गैस मतलब O2 ट्रांसपोर्ट करना, ऑक्सीजन, ठीक है, हार्मोन्स ट्रांसपोर्ट करना, विटामिन ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करेगा? ब्लड करेगा, ठीक है, क्लियर है। और ये ट्रांसपोर्ट किया टू वेरियस टिश्यू। अब वेरियस टिश्यू से इट ऑल्सो कलेक्ट्स वेस्ट, कलेक्ट्स एक्सक्रीटरी या फिर वेस्ट, excretory products from various tissue to excretory organs, ठीक है। तो एक काम तो क्या हो गया? टिश्यू के पास लेके जाना, जैसे कि अगर आपने इस तरीके से दिखा है, तो ये टिश्यू के पास खाना प्रोवाइड किया, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड किया, गैस प्रोवाइड किया, हार्मोन्स प्रोवाइड करे, विटामिन प्रोवाइड करे, और फिर न्यूट्रिएंट टिश्यू के पास से जो भी वेस्ट है उसको कैरी करके कहाँ जाना है? उसको कैरी करके जाना है एक्सक्रीटरी ऑर्गन के पास, ठीक है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द किडनी। आप जो यूरिन करते हो, आप जो यूरिन प्रोड्यूस करते हो, यूरिन में क्या होता है? द यूरिन कंटेन्स excretory waste, it contains excretory waste, ठीक है। तो ब्लड न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहा है, गैसेस प्रोवाइड कर रहा है, ओके, हार्मोन्स प्रोवाइड कर रहा है, और अपार्ट फ्रॉम दैट वो क्या कर रहा है? वेस्ट, इट कलेक्ट्स द एक्सक्रीटरी वेस्ट एज वेल, एक्सक्रीटरी वेस्ट को कैरी करने का भी काम कर रहा है, ठीक है, फ्रॉम वेरियस टिश्यू टू द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, ठीक है। यहां पे O2 अंदर जाएगा और यहां से क्या बाहर आता है? यहां से CO2 बाहर आता है, आपको पता होना चाहिए, बिकॉज ऑक्सीजन यू टेक इन फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी एंड CO2 यू गिव आउट। तो CO2 आपके यूरिन में नहीं निकलता है, ठीक है, CO2 को आप एक्सेल करते हो। सो डोंट बी लाइक कि यूरिन में CO2 प्रोड्यूस हो रहा है, निकल रहा है, नहीं, CO2 इज एक्सेल्ड आउट बाय द लंग्स, ठीक है, सिंपल एंड इजी। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो ब्लड करता है, दैट इज इट रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, इट रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर, it conducts heat and regulates बॉडी टेम्परेचर। आपका बॉडी टेम्परेचर जो है वो आपका ब्लड रेगुलेट करता है, ठीक है, क्लियर। तो ये एक पॉइंट हो गया। सो दिस वाज ऑल द डिटेल्स अबाउट द ब्लड। अब ब्लड में जो कंपोनेंट्स मैंने बोले, आरबीसी बोला, डब्ल्यूबीसी बोला, इनका क्या काम है, ठीक है। तो मैं लिखता हूं यहां पे, आरबीसी का काम तो आप लोग को पता ही होगा, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो अपन लिखते हैं यहां पे हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। कौन सी रेस्पिरेटरी गैसेस है? सो दैट इज O2 एंड CO2, जो मैंने बात अभी बताई। ये O2 दिया जाएगा किसको? टिश्यू को, और टिश्यू में से जो CO2 निकलेगा उसको कलेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? आरबीसी कर रहे हैं, ठीक है। अब आरबीसी के पास एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज नोन एज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बाइंड्स टू ऑक्सीजन, ठीक है। तो मैं लिखूंगा
iron hemoglobin binds to oxygen and transports it to various body parts so आरबीसी के अंदर का जो मेन कंपोनेंट है हीमोग्लोबिन, वो क्या करता है, वो बाइंड करता है ऑक्सीजन को, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। और इट इज बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन द ब्लड इज रेड इन कलर, ठीक है, बिकॉज ऑफ द हीमोग्लोबिन द ब्लड इज रेड इन कलर बिकॉज हीमोग्लोबिन कंटेन्स आयरन कंटेनिंग पिगमेंट नोन एज हीम, ठीक है। हीमोग्लोबिन के पास क्या है, हीमोग्लोबिन कंटेन्स आयरन containing pigment which gives red color to blood, ठीक है। तो अब आपको बताना चाहिए कि हीमोग्लोबिन के अंदर जो आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है वो ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है, सिंपल। सो दिस वाज अबाउट द आरबीसी। आरबीसी के अलावा और क्या है, डब्ल्यूबीसी भी है। सो डब्ल्यूबीसीज आर द पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। डब्ल्यूबीसीज व्हाइट ब्लड सेल्स। सो लिखेंगे द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स are important components of immune system. They can be termed as the fighter of your body, the guards of your body, ठीक है। तो मैं लिखता हूं यहां पे they fight with disease by producing antibodies, fight with disease and fight with disease by producing एंटीबॉडी, ठीक है। अगर आपको नहीं पता एंटीबॉडीज क्या है तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। जैसे कि ये कोई ह्यूमन बॉडी है, दिस इज द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। अभी आपकी बॉडी के अंदर डब्ल्यूबीसी है, ठीक है, जो क्या काम कर रहे, दे आर वर्किंग एज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम, दे आर द फाइटर्स ऑफ योर बॉडी। तो अब क्या होगा कि अगर मेरी बॉडी में कोई चीज एंटर करती है, ठीक है, और वो मेरी बॉडी को हार्म कर सकती है, तो मेरी बॉडी के अंदर कोई चीज अगर एंटर होती है, सो इट इज टर्म्ड एज अ फॉरेन पार्टिकल, इट इज टर्म्ड एज द एंटीजन। मेरी बॉडी के लिए वो क्या है, एंटीजन, ठीक है। मतलब इट कैन बी अ बैक्टीरिया, इट कैन बी अ वायरस, इट कुड बी एनीथिंग, ओके। तो इफ इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ माय बॉडी तो उसे क्या कहा जाएगा, इट इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज द एंटीजन। तो मैं यहां पे लिख देता हूं फॉरेन बॉडी इज नोन एज एंटीजन। फॉरेन बॉडी मतलब जो चीज आपको बिलोंग नहीं करती, आपकी बॉडी को बिलोंग नहीं करती है, वो क्या हो गई, वो फॉरेन बॉडी हो गई। सो दैट फॉरेन बॉडी इज टर्म्ड एज एंटीजन, ठीक है। तो अगर कोई फॉरेन बॉडी मेरी बॉडी के अंदर एंटर होती है तो उस चीज को क्या कहा जाएगा, एंटीजन कहा जाएगा। तो उस एंटीजन के अगेंस्ट में फाइट करने के लिए कौन प्रोड्यूस होता है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे ये एक और चीज लिखता हूं, इफ द एंटीजन कॉजेज डिसीज, फॉरेन बॉडी मतलब एंटीजन हो गया, और मैं यहां पे लिखता हूं एंटीजन
causes disease. अगर एंटीजन से डिसीज होता है, it is known as पैथोजन. काफी सारी फॉरेन पार्टिकल्स, फॉरेन बॉडीज मेरी बॉडी में एंटर होती है, बट नॉट एवरी फॉरेन बॉडी इज कॉजिंग अ डिसीज इन माय बॉडी. बट अगर वो डिसीज कॉज कर रहा है, if एंटीजन causes disease, तो उस केस में the antigen is going to be termed as pathogen. ठीक है, दो डेफिनेशन हो गए. एक डेफिनेशन में एंटीजन का दे रहा हूं, क्या बोल रहा हूं कि यार एनीथिंग दैट इज फॉरेन टू माय बॉडी. ओके, मेरी बॉडी को जो चीज बिलोंग नहीं करती है, अगर वो बॉडी में जाती है, ओके, सो दैट इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज एंटीजन. और अगर वो एंटीजन डिसीज कॉज कर रहा है, इफ द एंटीजन कॉजेस डिसीज, तो आप उसे बोलोगे पैथोजन. ठीक है, तो स्पेसिफिकली मैं क्या बोलूंगा अब यहाँ पे, फाइट विद डिसीज बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी. मतलब एंटीबॉडीज दे फाइट अगेंस्ट द पैथोजन. ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं एंटीबॉडीज फाइट अगेंस्ट पैथोजन. ठीक है, एंटीबॉडीज पैथोजन के अगेंस्ट में फाइट करती है. ठीक है, सिंपल एंड इजी. सो दिस वाज WBC, व्हिच इज द सोल्जर्स व्हिच आर द पार्ट ऑफ योर इम्यून सिस्टम. इम्यून सिस्टम का काम क्या होता है? टू प्रोटेक्ट योर बॉडी फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स. अब वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ WBCs. We have neutrophils, eosinophils, न्यूट्रोफिल है, eosinophil है. ठीक है, then there are basophils, then there are lymphocytes, and then there are monocytes. ठीक है, सिंपल एंड इजी. सो WBCs की अगर आपको टाइप पूछी जाती है तो आप बोल सकते हो कि यार न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट. इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? मैं वो भी लिख देता हूँ. सबसे बड़ा है, the largest one is monocyte. ठीक है, डन. और कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट था? RBC हो गया, WBC हो गया. अब आएंगे प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स की बात तो मैंने आपको बता दी. दे हेल्प इन क्लॉटिंग. ठीक है, प्लेटलेट्स की बात करें, सो दे हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं. ये क्लॉटिंग के लिए काफी सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ठीक है, मैनी बायोलॉजिकल रिएक्शंस आर required for clotting of blood. ठीक है, ब्लड को क्लॉट कराने के लिए काफी सारे बायोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं. यहाँ पे मैं बायोलॉजिकल रिएक्शन का एक दूसरा नाम लिखता हूं जिसे कहा जाता है क्लॉटिंग फैक्टर्स. क्या कहा जाता है? क्लॉटिंग फैक्टर्स. ठीक है, देयर आर लेट्स से 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स. कितने होते हैं? या फिर आप बोल सकते हो 13 बायोलॉजिकल रिएक्शंस या फिर 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं? ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं प्लेटलेट्स की मदद से. बट ऑब्वियसली
अगर इसमें से एक भी क्लॉटिंग फैक्टर मिसिंग है तो ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा। इसमें से एक भी बायोलॉजिकल रिएक्शन मिसिंग है तो ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा ड्यू टू सम जेनेटिक एबनॉर्मलिटी। इफ एनी ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर्स are absent. If any of the clotting factors are absent, blood clot does not occur. ब्लड का क्लॉटिंग नहीं हो पाएगा। तो जो डिसीज है जिसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है, ठीक है, ड्यू टू एनी ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर्स इज मिसिंग, तो उसे कहा जाता है हीमोफीलिया। क्या कहा जाता है? हीमोफीलिया। मतलब हीमोफीलिया में अगर आपको जरा सा भी कट लग जाता है तो आपका ब्लड कंटिन्यूसली लीक होता रहेगा, कंटिन्यूसली निकलता ही रहेगा, वो क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी। नॉर्मली क्या होता है, आपको जरा सा कट लगेगा तो आपका ब्लड धीरे धीरे क्या होगा, क्लॉटिंग हो जाएगी, वो ब्लड बहना बंद हो जाएगा। बट यहाँ केस में, इन केस ऑफ हीमोफीलिया, क्लॉटिंग नहीं होगी और ब्लड निकलता ही रहेगा। एंड दिस कंडीशन कैन टर्न आउट टू बी वेरी वेरी फैटल। ठीक है, कंडीशन काफी खराब हो सकती है अगर आपका ब्लड कंटिन्यूसली लीक हो रहा है। This hemophilia was first time observed in the royal family. इसको क्वीन विक्टोरिया की रॉयल फैमिली में फर्स्ट टाइम देखा गया था इस डिसीज को, और अभी भी ये डिसीज है उनकी फैमिली में। इसीलिए हीमोफीलिया को कहा जाता है रॉयल डिसीज। हीमोफीलिया इज ऑल्सो नोन एज रॉयल डिसीज। ठीक है, तो सिंपल सी बात मैं कर रहा हूं आपको, इज इट क्लियर? ठीक है, सो क्लॉटिंग फैक्टर्स, अच्छा प्लेटलेट्स क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दी प्लेटलेट्स यहाँ पे बायोलॉजिकल रिएक्शंस या फिर क्लॉटिंग फैक्टर्स काम में आते हैं। अगर एक भी क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट है तो आपका ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा। इफ एनी ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर्स आर एब्सेंट, ब्लड क्लॉट डज नॉट अकर एंड द डिसीज इज नोन एज हीमोफीलिया या फिर रॉयल डिसीज। ठीक है, दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। ब्लड के बाद कौन सा कनेक्टिव टिश्यू था? बोन।